मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राएं, आज हम लोग कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आने वाले राजनीतिक शास्त्र का दूसरे अध्याय का अध्ययन करेंगे। इसकी दूसरे अध्याय का शीर्षक है संघवाद। तो हम आए सर्वप्रथम यह जानने का प्रयास करें कि संघवाद क्या है, अर्थात संघवाद हम किसे कहते हैं। संघवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें शासन की सभी शक्तियों का केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के बीच बंटवारा कर दिया जाता है। संघीय शासक व्यवस्था में दो स्तरों की सरकारें होती हैं। पहला, प्रथम स्तर की सरकार पूरे देश के लिए होती हैं, जिसके अधीन राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। उसे हम संघीय सरकार के नाम से जानते हैं। दूसरे स्तर की सरकारें को हम राज्य सरकार कहते हैं, जो शासन के जो दैनिक कार्य होते हैं उन दैनिक कार्यों को वह देखते रहते हैं। आए हम जो संघवाद है, संघवाद के कुछ प्रमुख विशेषताओं को जान लें। इसकी पहली विशेषता है कि यहाँ सरकार अर्थात संघवाद में जो सरकार होती हैं वह दो या दो से अधिक स्तरों वाली होती हैं। विभिन्न स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, लेकिन कानून बनाने, कर वसूलने या फिर प्रशासनिक कार्यों पर दोनों का अपना अधिकार क्षेत्र अलग अलग होता है। संविधान जो है वह संविधान सरकार के प्रत्येक स्तर के अस्तित्व और उसके प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा देता है। संविधान में संशोधन पर मौलिक प्रावधानों को केवल संघ परिवर्तित नहीं कर सकता है, बल्कि ऐसे परिवर्तन करने के लिए संघ एवं राज्य अर्थात केंद्र और राज्य दोनों स्तर की जो सरकारें होती हैं, दोनों स्तर की सरकारों की जब आपसी सहमति होती है तभी मौलिक प्रावधानों को परिवर्तित किया जा सकता है। अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की जो सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार होता है। अर्थात अगर सर्वोच्च न्यायालय इन दोनों के बीच विवाद होता है तो केंद्र और राज्य के विवाद को सुलझाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अंत में कह सकते हैं इनकी विशेषताओं के तौर पर कि संघीय शासन व्यवस्था के जो प्रमुख उद्देश्य होते हैं उनका प्रमुख उद्देश्य यह है कि देश की एकता हमेशा बनी रहे तथा दुश्मन देशों से अपनी वह सुरक्षा सक्षम तरीके से कर सकें। इस तरह से हम संघवाद के इन विशेषताओं का अवलोकन कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि भारत में संघीय व्यवस्था क्या है। भारत में संघीय शासन की व्यवस्था है वो किस प्रकार की है। तो पहले हमें जान लें कि हमारा देश पहले अंग्रेज के अधीन था, अर्थात हमारी आज़ादी नहीं थी, हम पराधीन थे। इसके लिए हमें अनेक आंदोलन करना पड़ा, अनेक राष्ट्रीय घटनाओं को मुझे झेलना पड़ा और सबसे बड़ी विडंबना यह रही कि जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ तो ब्रिटेन भारत को दो भागों में बांटकर हमें आज़ादी दी। तब हमने आज़ाद होने पर अपना संविधान का निर्माण किया। तो भारतीय संविधान के पहले अनुच्छेद ने भारत को राज्यों का संघ घोषित किया, अर्थात भारत का जो निर्माण हुआ वह राज्यों का एक समूह का रूप में हुआ।
भारतीय संघ का गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर ही आधारित हुआ। हम कह सकते हैं कि यहाँ पर दो स्तरीय शासन व्यवस्था देखी गई। एक को हमने संघ सरकार या केंद्र सरकार माना और दूसरे को राज्य सरकार माना। हम ये भी देखते हैं कि भारत के संघीय शासन व्यवस्था में तीसरे स्तर के शासन को भी जोड़ा गया, जिसे हम पंचायत या हम कह सकते हैं कि नगर पालिका कहते हैं। यह तीसरे स्तर के शासन के रूप में हमें मिले हैं। भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों को 3 भागों में बांटा गया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जिसे जो शक्तियों को बांटा गया है 3 भागों में राज्य और केंद्र के बीच, उनको हम सूची भी कहते हैं, है ना। और इन सूचियों को हम केंद्र या संघ सूची, दूसरा राज्य सूची और तीसरा समवर्ती सूची के रूप में हम जानते हैं। सबसे पहले हम केंद्र या संघ सूची क्या है इसको जान लें। इस सूची के अंतर्गत इनके अंतर्गत आने वाले विषयों पर कानून बनाने का अगर किसी को अधिकार है तो वह केवल केंद्र के पास होती है। जैसे बैंकिंग का क्षेत्र हो, विदेशी मामले का क्षेत्र हो, संचार का क्षेत्र हो, इन क्षेत्रों में अगर सरकार को कानून बनाना हो तो यह केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। दूसरा आता है राज्य सूची। राज्य सूची के अंतर्गत वे विषय आते हैं या उन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है जो जिस पर राज्य सरकार का ही अधिकार होता है, केंद्र का कोई इस पर अधिकार नहीं होता है। जैसे पुलिस के क्षेत्रों में, व्यापार के क्षेत्रों में, वाणिज्य के क्षेत्रों में, कृषि के क्षेत्रों में, सिंचाई के क्षेत्रों में, इस तरह से कुछ क्षेत्र हैं जिनमें राज्य सरकारें ही अपने शासन के तहत कानून बना सकते हैं। तीसरा आता है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची ऐसी है कि केंद्र और राज्य दोनों जो सरकारें हैं, दोनों सरकारें मिलकर कानून बनाने का अधिकार रखते हैं। अर्थात समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को है। जब दोनों सरकार द्वारा बनाए गए कानून में मतभेद होता है, किसी तरह का अंतर हो जाता है, तब केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा बनाए गए कानून ही मान्य होता है। अर्थात केंद्र वहाँ पर सर्वोपरि होता है। हम यह देखते हैं कि इस तरह से जो इनको अधिकार मिला हुआ है उन्हीं को निम्न सूचियों में रखा गया है। जहाँ तक समवर्ती सूची के अंतर्गत आने वाले जो विषय हैं, जैसे मजदूर के बारे में या फिर विवाह के बारे में, गोद लेने की जो प्रथा है या किसी के उत्तराधिकारी के जो नियम हैं, इन विषयों पर समवर्ती सूचियों के विषय माने गए हैं और इन पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को कानून बनाने का अधिकार है। जहाँ तक हम देखते हैं कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा भी किया गया है। हमारा संविधान संघ और राज्य सरकार के मध्य सत्ता को या सत्ता की सीमा जो है वो सीमा का निर्धारण किया है। अकेले संसद इस व्यवस्था में बदलाव नहीं कर सकता है। अगर संविधान में परिवर्तन करना हो तो संसद में जो है हमारे केंद्र सरकार वो अकेले नहीं कर सकता है। संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत की मंजूरी 2/3 बहुमत की जरूरी होती है। 2/3 बहुमत के आधार पर ही वह किसी भी संविधान को वह बदल सकता है और कम से कम देश के अंतर्गत आने वाले जो आधे
राज्यों की विधानसभा है उन विधानसभाओं को भी उसे मंजूरी लेनी पड़ती है, तभी हम कह सकते हैं कि संविधान का परिवर्तन हो सकता है, अन्यथा वह नहीं हो सकता है। आगे देखते हैं कि संघीय व्यवस्था भारत में कैसे चलती है, अर्थात भारत के अंतर्गत जो संघीय व्यवस्था है वो किस प्रकार कार्य करती है। भारत में संघीय व्यवस्था की सफलता का अगर हम श्रेय देखें तो यहाँ की जो लोकतांत्रिक परंपरा है या लोकतांत्रिक राजनीति के जो चरित्र हैं वही यहाँ पर संघीय व्यवस्था को सफल होने में अपने को महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। यही कारण है कि संघवाद की जो भावना, विविधता का आदर और साथ साथ रहने की इच्छा का हमारे देश में, हमारे देश की साझा आदर्श के रूप में स्थापित होना सुनिश्चित हुआ है। हम अगले देखते हैं कि भाषाई राज्य। भाषाई राज्य क्या है? भाषा हमारे देश के अंतर्गत भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन किया गया है। हमारे देश की लोकतांत्रिक राजनीति के लिए पहली और एक कठिन परीक्षा थी कि वह किस प्रकार से अपने राज्यों का गठन कर सके। प्रथम बार वर्ष 1956 में हम देखते हैं कि इसकी संभावना बनी। जब स्वतंत्रता के पश्चात भारत में नए राज्यों को बनाने के लिए कई पुराने राज्यों की सीमाएं बदल दी गई। ऐसा इसलिए किया गया ताकि एक भाषा बोलने वाले व्यक्ति एक राज्य में ही रहे। कुछ राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं बल्कि उसकी संस्कृति, उसके भूगोल, उसकी जातीयताओं के आधार पर किया गया। ऐसे राज्यों में हम कह सकते हैं उत्तराखंड हैं, झारखंड हैं या फिर नागालैंड राज्य हैं। भाषा के आधार पर जब प्रांतों के गठन की मांग की गई या मांग करने की बातें उठने लगी तो जो हमारे देश के वरिष्ठ लोग थे उन लोगों को यह भय सताने लगा कि इस भाषा के आधार पर राज्य के गठन करने में कहीं भारत की जो एकता है वह एकता टूट न जाए। परंतु कुछ समय पश्चात हमने यह देखा कि उस समय के लोगों की जो यह भय था वह भय गलत सिद्ध हुआ, क्योंकि भाषा के आधार पर राज्य बनने से देश अधिक एकीकृत और मजबूत हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप प्रशासन पहले की अपेक्षा कहीं अधिक सुविधाजनक हो गया। हम देखते हैं भाषाई नीति। भाषा नीति यह है कि भारत के संघीय ढांचे की दूसरी परीक्षा भाषा नीति थी। हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। हिंदी को राजभाषा माना गया, पर भारत में केवल हम देखते हैं कि संपूर्ण जनसंख्या का 40% जो लोग हैं वही इस मातृभाषा हिंदी का प्रयोग करते हैं। भारतीय संविधान में हिंदी के अतिरिक्त 21 भाषाओं को भी अनुसूचित भाषा के रूप में दर्जा दिया गया है। इसके द्वारा हम भाषा का महत्व प्रदान किए हैं। केंद्र सरकार के किसी पद का अगर कोई उम्मीदवार बनता है तो इनमें से किसी भी भाषा में परीक्षा दे सकता है। राज्यों में की गई या राज्यों की भी अपनी राजभाषाएं होती हैं तथा इनका अधिकांश कार्य अपने ही राजभाषा के तहत होते हैं। वर्ष 1965 में हमने देखते हैं कि अंग्रेजी भाषा का प्रयोग सरकारी कार्यों के लिए बंद कर दिया गया था, लेकिन धीरे धीरे उसे फिर से लोग अपने भाषा के रूप में प्रयोग करने लगे। जहाँ तक केंद्र और राज्य का संबंध है, इस केंद्र राज्य के संबंध हम देखते हैं कि संघवाद को
केंद्र राज्य संबंध के पुनर्गठन के माध्यम से मजबूत किया जा सकता है। इस चीज़ को हम भली भांति जानते हैं। हालांकि भारतीय संविधान ने संघ और राज्य सरकारों के मध्य शक्तियों को निर्धारित किया हुआ है, फिर भी केंद्र सरकार राज्य सरकार को विभिन्न तरीकों द्वारा या विभिन्न तरह से प्रभावित हर समय करते रहती है। केंद्र सरकार हमेशा अपने संवैधानिक जो प्रावधान हैं उस संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग करती हैं और दुरुपयोग करके वे विपक्षी दलों की जो राज्यों में राज्य सरकारें होती हैं उसको हमेशा भंग कर देती थी। यह संघवाद की भावना जो थी वह इस संघवाद के प्रतिकूल थी। वर्ष 1990 के बाद स्थितियां बदली और उसी समय केंद्र में एक गठबंधन सरकार की शुरुआत भी हुई। जब किसी एक दल को हम देखते हैं कि लोकसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं मिलता है तो वह जो देश के अंदर प्रमुख राजनीतिक दलों को क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर या हम कहें अनेक छोटे छोटे पार्टियों से गठबंधन करके सरकार बनानी पड़ती है, तब जाकर उसकी सरकार सफल होती है। इससे सत्ता में जो साझेदारी है और राज्य सरकार की स्वायत्तता का जो आदर है वह उसकी जो भावना है वह दिखाई पड़ता है। इस प्रवृत्ति को या कहें गठबंधन के सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने भी मान्यता दे दी है। इस तरह से हमारे देश में केंद्र और राज्यों का संबंध अच्छे ढंग से चलता चला आ रहा है। हम देखते हैं अगले कि भारत में जो विकेंद्रीकरण है अर्थात भारत के अंतर्गत जो सत्ता है शासन है उसका विकेंद्रीकरण किस प्रकार से हुआ है। हम ये तो जानते ही हैं कि भारत एक विशाल देश है। यह पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण कई संस्कृतियों से भरा हुआ है। यहाँ 2 स्तर वाली शासन व्यवस्था से अच्छा शासन नहीं चल सकता है। इसलिए भारत के राज्य बड़े होने के साथ साथ यह स्वयं भी आंतरिक स्तर पर अनेक तरह के विविधताओं को लिया हुआ है। अर्थात यहाँ पर विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं, भाषा के रूप में, संस्कृति के रूप में, पहनावे के रूप में या भोजन या संस्कार के रूप में हम भिन्नता देखने को मिलती है। भारत में संघीय सत्ता की साझेदारी 3 स्तरों पर करने की आवश्यकता है, जिससे तीसरे स्तर की सरकार स्थानीय स्तर की हो, यह हमेशा ध्यान दिया जाता है। जब केंद्र और राज्य सरकारों से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती है तो इसे ही हम कह सकते हैं कि सत्ता का विकेंद्रीकरण हो रहा है। सत्ता के विकेंद्रीकरण के पीछे यह अवधारणा यह उद्देश्य रहती है कि अनेक मुद्दों और समस्याओं का हम स्थानीय स्तर पर ही हल कर सकते हैं। इसलिए हमें स्थानीय सरकार की बहुत ज़रूरी पड़ती है। तीसरी स्तर की सरकार जिसको हम स्थानीय सरकार कहते हैं, इस स्तर की सरकार के अंतर्गत गांव में हम ग्राम पंचायत और नगर में नगर पालिका के रूप में हम देखते हैं। यह एक तीसरी स्तर की सरकार हम मानते हैं। जहाँ तक पंचायती राज की जो व्यवस्था है, गाँव के स्तर पर उपस्थित स्थानीय शासन व्यवस्था को पंचायती राज के नाम से जाना जाता है। अर्थात गांव के स्तर पर जो शासन व्यवस्था है उसको हम पंचायती राज शासन व्यवस्था कहते हैं। प्रत्येक गांव में एक ग्राम पंचायत होती है, ये तुम्हें पता ही है, जो एक तरह से हम कहें कि वो परिषद होती है। ग्राम पंचायत में कई सदस्य होते हैं तथा एक उनका अध्यक्ष भी होता है। सदस्य वार्डों से चुने जाते हैं जिन्हें हम पंच कहते हैं तथा पंचायत अध्यक्ष को
प्रधान या सरपंच कहते हैं। पंच तथा सरपंच का चुनाव गांव अथवा वार्ड में रहने वाले सभी वयस्क लोग मताधिकार का द्वारा मतदान देकर करते हैं। ग्राम पंचायतों का सभी काम जो होता है वह ग्राम सभा की देखरेख में ही चलता है। ग्राम पंचायत का बजट पास करने और पंचायतों के सभी कामकाज की समीक्षा करने के लिए पंचायतों में साल में कम से कम 2 या 3 बार बैठकें करनी आवश्यकता होती है। कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति का भी गठन होता है, जिसे हम मंडल या प्रखंड स्तरीय पंचायत भी कहते हैं। मंडल या प्रखंड स्तरीय पंचायत के सदस्यों का जो चुनाव होता है वह पंचायत के सदस्य ही करते हैं। जहाँ तक जिला परिषद की बात है तो जिले की सभी पंचायत समितियों को मिलाकर हम जिला परिषद का गठन करते हैं। जिला परिषद के अधिकतर जो सदस्यों का चुनाव होता है, जिला परिषद में उस जिले से चुने गए लोकसभा और विधानसभा के सांसद और विधायक तथा जिला स्तर के संस्थाओं के कुछ अधिकारी भी जिला परिषद के सदस्य माने जाते हैं। जिला परिषद का प्रधान जिला परिषद का राजनीतिक प्रधान होता है। नगरपालिका भी कह सकते हैं कि तीसरे स्तर का शासन प्रणाली के अंतर्गत आता है। शहरों में या बड़े बड़े कस्बों में स्थानीय स्वशासन को हम नगरपालिका कहते हैं। इसी प्रकार बड़े शहरों में हम इसको नगर निगम के नाम से जानते हैं। नगरपालिका और नगर निगम दोनों एक हैं, बल्कि नगरपालिका से जो बड़े जो नगर होते हैं उसको हम नगर निगम, और उससे छोटे शहरों में जो शासन होते हैं स्थानीय शासन, उसको हम नगरपालिका कहते हैं। नगरपालिका और नगर निगम दोनों स्तरों के कामकाज जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही करते हैं। परिषद, ये जो प्रतिनिधि होते हैं यह नगरपालिका प्रमुख नगरपालिका के राजनीतिक प्रधान होते हैं। नगर निगम के चुने गए जो प्रतिनिधि हैं उस प्रतिनिधि को हम मेयर कहते हैं। भारत में नगरपालिकाओं और ग्राम पंचायतों के लिए करीब 36 लाख लोगों का चुनाव हमेशा होता है। अंत में हम कह सकते हैं कि स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा देने से भारतीय लोकतंत्र की जो जड़ें हैं वह जड़ें और भी मजबूत हुई हैं। इसके चलते हमारे देश में जो प्रजातंत्र है वह मजबूती से टिका हुआ है। अधिकांश राज्य सरकारों ने स्थानीय सरकारों को पर्याप्त अधिकार और पर्याप्त साधन नहीं दिए हैं। इस प्रकार हम स्वशासन या कहें कि तीसरे स्तर के शासन के जो आदर्श स्थिति होनी चाहिए उस आदर्श स्थिति से अभी हम बहुत दूर हैं। जब हम इन स्थानीय सरकारों को पर्याप्त तरीके से अधिकार दे दें और उस अधिकार को सफलतापूर्वक संपादन करने के लिए जब साधन दे देंगे तो हम कहेंगे कि भारत में जो हैं तीसरे प्रकार के शासन है या स्वशासन है वह एक आदर्श स्थिति में पहुंच गई है। आज के इतना ही। अगले दिन अगले अध्याय का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।